गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार वाधवा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं माहिर मैदा और जिगर की सराय सर अंजाम दे रहा हूं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार का मकसद है कि हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मना रहे हैं, जो कि हर साल 29 मई को मनाया जाता है। जो मकसद है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का वो ये है कि हम आवाम में आगाही और शऊर उजागर करना चाह रहे हैं मैदे और निज़ाम में हज़म से रिलेटेड बीमारियां और उसकी पेचीदगियों के बारे में। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के प्लेटफॉर्म से हर साल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बारे में आगाही प्रोग्राम मुरतब कर किए जाते हैं और इसी हवाले से इस साल वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का जो टॉपिक है वो है मोटापा या ओबेसिटी इज एन ऑनगोइंग पैंडेमिक, यानी मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो कि वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब हम पैंडेमिक या वबा का जिक्र हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में इन दिनों सिर्फ एक ही वबा और एक ही पैंडेमिक है, वो है कोरोना या कोविड-19, जिसकी फौरी और शदीद मुज़र असरात हैं और जिससे कई अमवात हो चुकी हैं। इसीलिए माहिरीन मोटापे को एक वबा की तरह देख रहे हैं। अब ये है कि मोटापा क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज नहीं है, इसलिए इसके फौरी और शदीद मुज़र असरात मुरतब नहीं होते, लेकिन इसके दूररस असरात बड़े ही तबाकुन और बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दूररस असरात बेसिकली हैं क्या? मोटापा आमतौर पे आम आदमी के नज़दीक जहन में ये आता है कि ये जिस्म की चर्बी या मोटापा पेट के बढ़ने को कहते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटापे से हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर का बायस बन सकता है, ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का बायस बन सकता है, ये जिगर की सोजिश कर सकता है, जिगर का कैंसर करा सकता है और जिस्म के और भी बहुत सारे कैंसर जिसमें लबलबा और आंतों की कैंसर भी देखा गया है मोटापे की वजह से। अब आते हैं इसके आदाद शुमार के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया की जो 30% आबादी है वो मोटापे का शिकार है और दुनिया के कुछ ममालिक तो ऐसे भी हैं जहां पर ये 30% से ज्यादा है, जैसे कि साउथ अमेरिका वगैरह। फिर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में कितनी शरह है मोटापे की। जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, अगर WHO की साइड पे देखा जाए तो इसकी शरह सिर्फ 8% बताई जा रही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रू डेटा कलेक्शन इतनी अच्छी और एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें डिफरेंट सर्वे हो चुके हैं। इसमें से एक सर्वे ऐसा है जो कि 2014 में हुआ था, जिसमें चारों सूबों के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सर्वे किया, तो उससे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में जो शरह है वो 15% है। लेकिन रिसेंटली हाल ही में एक हुए सर्वे से ये पता चला है कि हमारी टोटल आबादी का जो 25% शरह है वो आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा है या वो मोटापे का शिकार है। बहरहाल इन सब बीमारियों से रिलेटेड जो भी है, जिसके जैसे कि मोटापा है क्या, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इसका दवाओं से इलाज कैसा मुमकिन है, वर्जिशें और बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट से पूछेंगे। तो आज ये मैं बताता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के नामवर और मारूफ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और इस प्रोग्राम के लिए हमने स्पेशली इनवाइट किया है हमारे ही लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के और कराची के लीडिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और साथ में हमने स्पेशली इनवाइट किया है बैरिएट्रिक सर्जन या ऐसे सर्जन जो कि सर्जरी के जरिए से मोटापे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अशरफ, जो कि कराची की जाने माने माहिर अमराज और मैदा व जिगर हैं, और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अलग, जो कि हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को, और हमारे साथ फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना कुमानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिर डॉक्टर शाहिद करीम और सज्जाद जमील दोनों एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शैनल कादिर हमारे साथ हैं, शैनल कादिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ में उनकी स्पेशलिटी है वो एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के माहिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर बसीर सुल्तान हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने स्पेशली इनवाइट किया है कराची के लीडिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली अजहर, और साथ में हमने डॉक्टर अरशद बेग जो कि बेसिकली जनरल सर्जन है, इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है ताइवान से मोटापे को कम करने की सर्जरी के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज हमारे सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर तौकीर और अदील राहत भी हैं। तो मैं आज के आगाही प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अलग, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। सर, आप हमारे व्यूवर्स को डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मौजूद सहूलियात के बारे में कुछ बताएं प्लीज सर। डॉक्टर मंसूर अलग।
ओके सर से मेरा ख्याल है रब्ता नहीं हो पा रहा या नेट का कोई इशू है, तो हम प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर परवेज से जी हम ये कर लेते हैं, हम सर से दोबारा के इस हवाले से पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर अदील राहत हैं। डॉक्टर अदील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अदील राहत। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो डॉक्टर अदील, बेसिकली आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये मोटापा बेसिकली है क्या? ये सिर्फ जिस्म की चर्बी या पेट के बढ़ने का है या इससे कहीं ज्यादा? प्लीज हमें बताइए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। सर, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने बैठे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे की वजह से, तो उसमें हमने डिस्कस की, तो हमने ओबेसिटी को सेलेक्ट किया। और ओबेसिटी जैसा आपने मेंशन किया, अब जो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं दैट आर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ओबेसिटी यानी मोटापे की एक खास डेफिनेशन है जो कि बीएमआई के ऊपर डिफाइन की जाती है। बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स के अंदर मतलब हम इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वेट इन किलोग्राम्स एंड दूसरा हाइट इन मीटर्स। तो इसमें जब मोटापे को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि अगर बीएमआई आपका 25 से ऊपर है आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, तो उसको ओवरवेट कहा जाता है। और अगर वो 30 से ऊपर चला जाए तो इसको हम मोटापे की जुमरे में लेते हैं। एक जनरल सर्वे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है उसके मुताबिक खवातीन की हाइट हमारे सेटअप में, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज इज 5 फीट 4 इंचेस, और मर्दों की एवरेज हाइट इज 5 फीट 8 इंचेस। तो मैंने एक आसानी के लिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया कि एक नॉर्मल बॉडी वेट इंडेक्स जो होता है उसका क्या बनता है, तो 50 टू 65 केजीज फॉर वुमेन, ये नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है एज पर द हाइट। और इससे ऊपर जाते हैं 65 टू 77, दैट इज ओवरवेट, और 77 से ऊपर चले जाएं तो उसमें आपका ओबेसिटी में आ जाता है। ये याद रखें कि हम एवरेज हाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं, विच इज 5 फीट 4 इंचेस। अगर हम आदमियों की बात करें तो आदमियों में भी इसी तरह होता है कि नॉर्मल लिया जाता है। अगर हम एक एवरेज हाइट लेते हैं 5 फीट 8 इंचेस, तो 57 टू 74 केजीज नॉर्मल लिया जाता है, 74 टू 87 ओवरवेट में आता है, एंड अबव 87 ये ओबेसिटी में चला जाता है। तो बेसिकली ओबेसिटी मोटापे या जिस्म में चर्बी का इतना जमा हो जाना जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को दावत दे, जैसे कि दिल की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियां, फैटी लिवर, और आपने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की। अच्छा सर, इसमें हम ये क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं सारा, हम ओबेसिटी के बारे में क्यों इतना आज चर्चा कर रहे हैं, क्यों परेशान है, इसका रीज़न एक ये है कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ था 1975 में, तो उसमें तकरीबन 4 मिलियन पीपल जो हैं दे वर ओबीज, which has now increased rapidly, and the current stats show that it is approximately much over that, मतलब it has multiplied 4 times right now. तो अब 1.6 बिलियन के करीब जो है कहते हैं कि वो ओबीज हैं। इसका एक बहुत ऑब्वियस रीजन मोटापे का ये होता है कि चेंज इन द लाइफस्टाइल हैबिट्स, चेंज इन एवरीथिंग। ये जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी कैलोरिक इनटेक का बहुत ज़्यादा होना जिसमें चर्बी की मिकदार का ज़्यादा होना, और हमारी लाइफ में एक्सरसाइज की कमी होना, ये सारी चीज़ें, और अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उन सब का अपना अपना इनपुट होता है हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार को बढ़ाने में, और इवेंचुअली ये जाकर आगे मोटापे की वजह से बीमारियां फैल ज़्यादा जिस्म के अंदर आ जाती हैं। तो अदील, इसका मतलब ये है कि आप ये आम आदमी के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोटापा है बेसिकली जो वेस्ट है, जो वेस्ट साइड है, जो कमर की जो साइज है, वो किसी भी सूरत में 35 और 36 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आसान अल्फाजों में ये कहा जाए, यानी जो पेट की जो चर्बी है वो किसी सूरत बढ़नी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच अदील। डॉक्टर मंसूर उल हक हमारे साथ हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर मंसूर उल हक सर। जी, सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत प्रॉब्लम करने लगा सर। डजंट मैटर सर। सर, आपसे सिर्फ ये है कि हम चाह रहे हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बता दें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं और हम किस किस्म के केसेस जो कर रहे हैं, काइंडली हमें बता दें। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान का एक बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है और जीआई डिपार्टमेंट इस अस्पताल का एक अहम इदारा है जो कि सीपीएसपी से रेजिडेंसी की ट्रेनिंग के लिए भी रिकग्नाइज्ड है। हमारे डिपार्टमेंट में
8 अदर फुल टाइम कंसल्टेंट्स, 2 सीनियर रजिस्ट्रार और 16 रेजिडेंट्स हैं जीआई ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा हाउस ऑफिसर्स और मेडिकल रेजिडेंट्स भी रोटेट होते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। हम रोज़ाना 4 से 5 क्लिनिक्स करते हैं जिसमें हमारे क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स अपनी टीम के साथ मौजूद होते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक अलग 25 बेड का वार्ड मौजूद है, जिस वार्ड में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट नर्सिंग स्टाफ और तजुर्बाकार डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे मौजूद होती है। हमारा एंडोस्कोपी सुइट 4 कमरों पर मुश्तमिल एक हिस्सा है और इस हर कमरे में जदीद तरीन एंडोस्कोपी इक्विपमेंट मौजूद है और यहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद होता है। वॉशिंग फैसिलिटीज सेपरेट एरिया में मौजूद है जहाँ हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ वॉशिंग करते हैं अपने तमाम एक्सेसरीज और इक्विपमेंट की। हम एक रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी तफसीलात ये है कि हर किस्म की डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक अपर जीआई एंडोस्कोपीज, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपीज, हर किस्म ERCPs, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक और इसके अलावा फाइब्रोस्कैन की सर्विसेज मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर और स्टाफ OPDs और इन पेशेंट कंसल्टेशन के अलावा 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी मौजूद होते हैं। कोरोना एपिडेमिक्स के दौरान हमारे स्टाफ तमाम SOPs पर अमल करते हुए 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद होता है। ये एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी डिपार्टमेंट की। नाउ ओवर टू यू राजेश। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रोफेसर मंसूर उल हक हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी सहूलियात अवेलेबल हैं लियाकत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो कंसल्टेंट एक्सपर्ट हैं जो हमारे डॉक्टर शाहिद करीम। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर शाहिद करीम सुन पा रहा हूं। सर, डॉक्टर साहब बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं कि ये जो मोटापा है इससे होने वाली कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं और उनसे किस तरीके से बचाव मुमकिन है और कैसा मुमकिन है कि अगर मोटापे को कंट्रोल करें जिससे हमें ये बीमारियां ना हो। राजेश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स एंड व्यूअर्स। राजेश, ओबेसिटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या उसके जो होने वाले असरात हैं उसको वैसे हम एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि रादर एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज है, जिसमें लेके आप समझे टॉप टू बॉटम जो है पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। और कोई भी एक ऑर्गन अगर कोई एक साइड इन्वॉल्व हो रही है तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जिनकी बुनियादी जड़ जो है या बुनियादी कॉज जो है वो आपकी ओबेसिटी होती है। अगर हम बॉडी को जनरल सर्वे करें, फॉर एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम समराइज फॉर्म में मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो मतलब जो ओबेसिटी है वो आपकी डीमोटिवेशन, आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी है उसमें, और आप एक समझे साइकोसोमैटिक आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। साथ साथ जो है आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आपके जो है वो कहते हैं आपकी जो सोशल लाइफ है, जितना आपको एक्टिव होना चाहिए अपने कामों में आप उससे नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि आपकी ओबेसिटी आपको आपकी मोटिवेशन डाउन करती है, आपका स्टेमिना डाउन करती है। आप जिस तरह एक एक्टिव बंदे को काम करना चाहे वैसे काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, थोड़ा सा और देख लें तो ब्रेन के पॉइंट से अगर हम देखें कि पीछे अगर ओबेसिटी है तो क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से और शुगर की वजह से और इनएक्टिविटी की वजह से स्ट्रोक्स के यानी फालिज के अटैक्स बढ़ जाते हैं इस तरह के पेशेंट के अंदर। और अगर जो है पीछे ओबेसिटी को देख लें तो अगर पीछे बैकग्राउंड में ब्लड प्रेशर चल रहा है या पीछे जो है वो आपका शुगर चल रही है तो आपकी जो कैटरेक्ट्स है, जो आंख है, वो भी इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की तरफ आते हैं तो पीछे ये सारे फैक्टर्स आपको स्ट्रोक जो है वो हार्ट अटैक और एंजाइना की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पेशेंट जो होते हैं जिसकी जो आपकी ओबेसिटी वाले हैं इनकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, इनकी लंग की जो कैपेसिटी है वो उस लेवल की नहीं होती कि वो इजीली ब्रीथ कर सकें, और ऐसे पेशेंट रात में फर्राटे का शिकार होते हैं या बेख्वाबी का शिकार होते हैं। इनकी नींद टूटती है बार बार, इनका सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और अगर ओबेसिटी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इनको मशीन यूज करनी पड़ती है अपने सांस के लिए। अगर हम अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पॉइंट से बात करते हैं तो इस तरह के पेशेंट जो है उनमें बदहजमी की शिकायत बहुत होती है। मतलब ये जो ओबेसिटी वाले पेशेंट जो है ये शिकायत करते हैं कि हमें बदहजमी बहुत ज्यादा होती है, हमारा खाना हजम नहीं होता, हमें तेजाबी ज्यादा होती है, हमें बदहजमी, हमें टकारें, मतलब ये पेट का फूल जाना, पेट का भारीपन होना, ये सारा का सारा जो है ये फैक्टर जो है आपके गट को इन्वॉल्व करते हैं। लार्ज गट को देख लिया अगर फॉर एग्जाम्पल तो ये पेशेंट जो है अक्सर ओबेसिटी वाले पेशेंट कहीं किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, कहीं किसी को लूज मोशन हो रहे होते हैं, तो ये ऑल्टर्ड बिहेवियर होता है जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सारे। अच्छा, थोड़ा सा और इसको देखिए डाउन पे, तो अगर हम फीमेल्स को देखिए तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के सिम्टम्स जो है ये ज्यादा कॉमन होते हैं।
तो इन होल अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरी बॉडी जो है वो आपकी ओबेसिटी की वजह से उसका शिकार होती है, और कोई एक ऑर्गन नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, और आप हर लिहाज से डाउन होते चले जाते हैं। यानी कि हम सबकी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब हम हमारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, जो बेचारे व्हील चेयर पे होते हैं, इतने इतने वजनी होते हैं कि वो चल भी नहीं पा रहे होते हैं, और ना बेचारे वो वॉशरूम जा पाते हैं, बेड पे स्टूल पास हो रहा होता है, सब कुछ उनका मतलब उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वजह से। तो ओबेसिटी जो है इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। अगर हम इसको हल्का समझेंगे तो समझ लें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। लेकिन जिस तरह आपने दूसरी बात की कि इसके इसके से बचने के असरात क्या हैं, गुड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपके खाने पीने सोने उठने वर्जिश सबका टाइम डिफाइंड हो, ठीक है ना। हम सबकी कॉमन प्रैक्टिस है, सारे मेरी कॉलीग्स ओपीडी में पेशेंट देखते हैं कि खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, जंक फूड है। अच्छा आपने फूड ले लिया तो उसको फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कि आपकी पुअर लाइफ स्टाइल और इनएक्टिवेशन, फिजिकली कुछ नहीं है, और आप जो है ओवरवेट है, डाइट की कोई आपकी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे गड़े में ले जाती हैं जहाँ पे फिर रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारियां ज्यादा होती हैं, ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो मेरा इसमें सिंपल मतलब अगर मैं इसको नटशेल में बात करूं कि गुड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो आपकी सेहत को बेहतर रखती है, आपकी ओबेसिटी इसमें मदद करती है। और अगर आप इसको ख्याल नहीं करते तो जैसे मैंने मोटी मोटी पूरे सरसरी के पैर तक एक सर्वे बताया, इससे ज्यादा और प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इवन जो है, जो लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं कि यूएस के अंदर जो फैटी लिवर है उसका लिवर ट्रांसप्लांट वन ऑफ द लिवर फैटी लिवर वन ऑफ द कॉज है लिवर ट्रांसप्लांट का। फैटी लिवर आगे जाके लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप ओबेसिटी से बचेंगे और आपकी जो है लाइफ स्टाइल बेहतर होगी। और अगर आप इसे ख्याल नहीं करते तो ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी इसमें नहीं। थैंक यू डॉक्टर शाहिद करीम, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि इससे आने वाली बीमारियां और पेचीदगियां ऑडियंस के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। अब हम आते हैं हमारे शहर की, कराची शहर की जानी पहचानी और नामवर फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना कुमार इकबाल। मैडम डॉक्टर लुबना, बेसिकली आप हमें बताएं, अक्सर हम क्लिनिक में बैठे होते हैं, अक्सर लोग किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है जिगर पे चर्बी या फैटी लिवर। उसके लिए आप हमें बताएं कि ये जो फैटी लिवर है ये किस हद तक जिगर को मुतासर करता है, और इसकी बरवकत तशखीस के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट और उनकी क्या सहूलतें लियाकत नेशनल में अवेलेबल हैं, और इसका बरवकत इलाज किस हद तक जरूरी है, काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू डॉक्टर राजेश। जैसे आपने कहा फैटी लिवर का क्या मतलब है? फैट इन द लिवर। जब फैट की मिकदार मोर देन 5% होती है लिवर में तो वो एबनॉर्मल होती है, और देन उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहले फैट बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होता है। इट्स अ स्लो एंड क्रॉनिक डिजीज, पुरानी बीमारी है, 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती, और आहिस्ता ही आहिस्ता फिर लिवर को वो सोजिश करवाती है और फिर डैमेज करवाती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है बहुत सारी स्टडीज में। जैसे डॉक्टर शाहिद करीम ने कहा, पहले हेपेटाइटिस बी और सी नंबर 1 कॉज होते थे लिवर ट्रांसप्लांट के, लेकिन अब देखा गया है क्योंकि हम भी वेस्टर्नाइज डाइट एंड अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं, तो ओबेसिटी का प्रेवलेंस पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू सर्वे एवरी 4th पाकिस्तानी इज आइदर ओबीस और ओवरवेट। तो इसी तरह फैटी लिवर का भी प्रेवलेंस इंक्रीज हो रहा है। ये सोजिश करवाती है, और इन द एब्सेंस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि एक होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, एक होता है फैटी लिवर डिजीज। पहले जमाने में उसकी डिजीज की सिवियरिटी और फैट की क्वांटिफिकेशन के लिए हमें लिवर बायोप्सी करवानी पड़ती थी, जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसके कॉम्प्लिकेशंस है, और मरीज भी उससे घबराते थे। लेकिन अब हमारे पास फाइब्रोस्कैन की सहूलत मौजूद है, विच इज लेटेस्ट मशीन। ये नॉन इन्वेसिव है, एक प्रोब रखा जाता है आपके लिवर पे और 1 से 2 मिनट लगते हैं। मशीन से एक पेपर निकलता है जिसमें फैट क्वांटिफिकेशन भी आ जाती है कि कितने परसेंटेज फैट जमा है, डिपॉजिट है लिवर में, और किस हद तक लिवर में डैमेज मौजूद है बेसिकली। इसके लिए सिर्फ 4 आवर्स की फास्टिंग की ज़रूरत है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल होता है गैस्ट्रो ओपीडी में, सिवाय संडे के। ईजिली डुएबल है और एवरी ईयर रिपीट भी किया जा सकता है। उसमें स्कोर्स होते हैं जो हम मरीज को देख के बता देते हैं कि पहले की निस्बत बेहतरी आई है या नहीं आई है। जहां तक इसके इलाज की बात है, अभी तक पूरी दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं आई है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। The best medicine is active lifestyle, exercise and diet.
ये देखा गया है कि अगर आपने 10% भी अपना वेट कम कर लिया है अपने बेसलाइन वेट से, तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है लिवर के ऊपर। तो आप मरीज को हम यही कहते हैं कि ठीक है, नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट बाज लोग अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप 10 to 15% भी अगर आप कम कर देंगे तो ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट और अच्छा इम्पैक्ट आएगा लिवर के ऊपर। फैटी लिवर खास तौर से उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनको कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर मौजूद होता है, डिस्लिपिडीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, या जिनको डायबिटीज होती है। बेसिकली फीमेल्स में क्योंकि टेंडेंसी होती है फैट एक्यूमुलेशन की, तो फैटी लिवर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। कभी कभार इसकी कोई अलामत नहीं होती, पेशेंट किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाता है और उसको अचानक पता लगता है फैटी लिवर है और घबरा जाता है कि लिवर का साइज एनलार्ज हो गया है। कभी कभार जिगर के पास राइट साइड पे पेट की तरफ आपको दर्द या हेवीनेस महसूस होती है, क्योंकि जब लिवर में फैट एक्यूमुलेट होता है तो उसकी जो ऊपर की झिल्ली है या कैप्सूल है वो स्ट्रेच होता है, तो कभी कभार डल एक फीलिंग होती है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि हम कितनी एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी 2.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट। और ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, स्लो वॉक नहीं करनी, ब्रिस्क वॉकिंग जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना आए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े और एक्टिव हो। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी आप और भी चीजें कर सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, कोई योगा या एरोबिक्स की सहूलत है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वॉक एक ऐसी चीज है कि हर उम्र का बंदा कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल जिम की या कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जिम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली, और आजकल जैसे पेंडेमिक है, बहुत सारे जिम जो है वो बंद है बेसिकली। तो वॉक एक ऐसी चीज है कि जो हम इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर लुबना। डॉक्टर लुबना ने हमें बताया कि ये जो फैटी लिवर है ये सिर्फ सिंपल सा फैट नहीं है, इससे बहुत सारे और मसले मसाइल हो सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे जो स्पेशल जो गेस्ट इस प्रोग्राम के लिए हमने जिन्हें इनवाइट किया है, ये कराची के लीडिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वेल नोन हैं, डॉक्टर अली असगर। तो डॉक्टर अली असगर, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी हाँ राजेश, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, अच्छा अली साहब ये बता दें कि ये जो मोटापा है इसके लिए क्या कोई दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो ये किस हद तक कारआमद हैं, और अगर अवेलेबल है तो क्या ये वाकई इफेक्टिव हैं? इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, अक्सर लोगों के जहन में यही सवाल आते हैं, तो ये लोगों को प्लीज आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राजेश बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं आपका, आपके डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है मोटापे पे लोगों में आगाही पैदा करने के लिए। और मैं हमेशा बहुत ही प्रिविलेज फील करता हूँ अगर मुझे ये लोगों में बात करने का मौका मिले। देखिए, जो आपने राजेश सवाल पूछा है, तकरीबन हमारा हर दूसरा मरीज़, चाहे उसको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे इसको कोई बीमारी नहीं हो और वो सिर्फ मोटापे के लिए हमारे क्लिनिक में आए, हमारा हर मरीज़ हमसे यही सवाल करता है कि जी डॉक्टर अली असगर, कोई दवा हमें मोटापे के लिए दे दें और हमें डाइट और एक्सरसाइज जो है ना करना पड़े और हम सिर्फ दवा ले लें। तो देखें, आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम दवाइयों पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज का कोई नेमल बदल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको आप लें मोटापे के लिए और आपको डाइट और एक्सरसाइज ना करना पड़े। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर लुबना ने बताया कि रोज़ आधे से 1 घंटा वॉक या एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह डाइट के अंदर मीठी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, आलू, चावल, मैदे की बनी हुई चीज़ें, इसको अवॉइड करना है। और चूँकि मुझे पता है कि आप अपने प्रोग्राम में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं लाइफस्टाइल पे इससे ज़्यादा बात शायद नहीं करूँगा। जहाँ तक दवाइयों की बात है डॉक्टर राजेश, दुनिया में सिर्फ 4 से 5 मुस्तनद दवाइयाँ मौजूद है वज़न कम करने के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 दवाइयाँ मौजूद हैं। एक मुँह से खाने वाली दवा है और एक टीका है जो पेट में लगाया जाता है। इसके अलावा जो दवाइयाँ पाकिस्तान में आती हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं और बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं। यहाँ तक कि जो टीका भी लगाया जाता है वज़न कम करने के लिए, वो भी बहुत कॉस्टली और महीने के 15-17 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ायदा कितना होता है दवा लेने से। शायद 5 से 7% वज़न जो है इन दवाओं से कम हो, और वो भी अगर मरीज़ ग़िज़ा में परहेज़ कर रहा है
और बाकायदा तौर पे वर्जिश कर रहा है। अच्छा, ये दवाइयाँ जब दी जाती हैं तो मरीज को फॉलो करना पड़ता है, कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है। डॉक्टर राजेश, हमने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि दवाओं का असर बहुत कम है, शॉर्ट लिव्ड है, और जब ये दवाइयाँ बंद की जाती है तो मरीज दोबारा वेट गेन कर लेता है, और सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जब मरीज को दवा दी जाती है तो वो ज़्यादा इन्हिसार दवा पे शुरू कर देता है और लाइफस्टाइल को जो है इतनी तवज्जो नहीं देता। तो मैं दोबारा यही बताऊंगा कि लाइफस्टाइल जो है, डाइट, एक मुतवाज़िन बैलेंस डाइट और वर्जिश, ये वज़न को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर है। जहाँ तक डायबिटीज़ के मरीज़ का ताल्लुक है, डॉक्टर राजेश आपको पता है कि 80 से 90% डायबिटीज़ के मरीज़ को मोटापा भी होता है, और वो ज़माना चला गया जब हम क्लिनिक में सिर्फ ब्लड शुगर देखा करते थे और मरीज़ की ब्लड शुगर अच्छी हो तो उसको शाबाशी दिया करते थे। अब वो ज़माना चला गया। अब हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वज़न के ऊपर। अगर मेरा कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है और मैंने उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, लेकिन अगर उसका वज़न बढ़ गया तो ये मेरी नाकामी है, क्योंकि बढ़ा हुआ वज़न उसको वही हार्ट अटैक फालिज कराएगा, और मोटापा तो 75 से ज़्यादा बीमारियां कराता है। तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के मरीज में भी जो हमारा जो फोकस होता है वो वज़न कम करने पे होता है, और हर विजिट पे हम वज़न पे ज़रूर डिस्कशन करते हैं और दवाइयों का चुनाव ऐसा करते हैं डायबिटीज़ के मरीज में कि उसका वज़न जो है वो कम हो, ना कि वज़न बढ़े। खुलासतन डॉक्टर राजेश, मैं यही बताऊंगा कि दवाइयाँ बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और हमने देखा है कि ज़्यादा इन्हिसार हमें मरीज़ के लाइफस्टाइल को चेंज करने में लगता है। और ये सिर्फ लाइफस्टाइल एक शख्स का नहीं होता, ये नहीं होता कि उसकी बेगम सामने बैठ के पाई खा रही है और वो बेचारा जो है वो शायद दाल रोटी खा रहा होगा। ये पूरे घर की ग़िज़ा को बदलना पड़ेगा, और पूरे घर की ग़िज़ा को ही बदलना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन जो है उनको ये प्रोग्राम्स मोटापे के ना करना पड़े आगे चल के। थैंक यू ना डॉक्टर अली असगर, बड़ा अच्छे तरीके से आपने एलिब्रेट किया है। तो व्यूवर्स के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि दवाओं पे इन्हिसार न किया जाए, और उसके और जो है ना नेवल बदल, जिसमें वर्जिशें और खुराक के बारे में। जहाँ तक वर्जिश और खुराक के बारे में, इसके हवाले से अभी हम आते हैं अपने जो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सज्जाद जमील। डॉक्टर सज्जाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि बेसिकली अक्सर लोगों के बारे में ज़हन में आता है कि भाई हमें वर्जिश और डाइट का जो रोल है मोटापे के लिए किस हद तक बेहतर है, और किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए और कितनी वर्जिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर राजेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो और ये वर्जिश और खुराक डॉक्टर का जो लुबना ने सवाल, बताया है, आप हमें खुराक और वर्जिश के बारे में स्पेसिफिकली हमें बताएंगे। अच्छा, तो वर्जिश और खुराक के बारे में डॉक्टर शाहिद करीम ने भी बात की, डॉक्टर लुबना ने भी बात की, डॉक्टर अली ने भी बात की। और इस अक्सर मरीज़ भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बेस्ट खुराक क्या है और क्या कोई स्पेशल डाइट है। तो बहुत सारी डाइट्स पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, एटकिंस और लेंस, बहुत सारी डाइट्स जो हैं, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी डाइट्स ट्राई हुई वज़न कम करने के लिए, लेकिन किसी भी जो डाइट जो है ना, जो है वो प्रूव नहीं हो पाई जो वज़न को कम। और मेजॉरिटी डाइट्स में ये हुआ कि शुरू में उन्होंने वज़न को कम किया, लेकिन उसके बाद रीबाउंड, उसके बाद जब वो डाइट फॉलो करते रहे 3-4 महीने, वज़न की कमी आई। जैसे ही वो डाइट को छोड़ा गया तो वज़न की ज़्यादती दोबारा देखी गई। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला यही है कि इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब आप सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, सबका एतदाल में बैलेंस इस्तेमाल करें। इसका आप कोई भी नंबर नहीं दे सकते किसी को, और ये कल्चरल भी डिफरेंट होता है। हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में फाइबर्स अब डिफरेंट अवेलेबल हों, और हमारे साउथ एशियन डाइट में क्योंकि रोटी और चावल मैंडेटरी इस्तेमाल होता है तो हम उसकी क्वांटिटी को कम करें। हमारे कार्बोहाइड्रेट हिस्सा है स्टेपल डाइट का, साउथ एशियन डाइट का। तो ये हर कल्चर के हिसाब से इसका जवाब मैं ज़्यादातर लोग जो मुझसे पूछते हैं पेशेंट, में इस तरह जवाब देता हूँ कि हमें जो है ये जो मोटापे के कम का डाइट का सवाल है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सवाल है। ये इसका सवाल सिर्फ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या कोई एक जवाब नहीं दे सकता। उसूलन ये मोटापे को एक टीम कम कर सकती है। टीम किस तरह की मैंने एडवाइस दी, उसूलन एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का क्लिनिक साथ होना चाहिए, और 5 मिनट के इनकाउंटर में आप बिल्कुल हर किसी को नहीं बता सकते कि बेस्ट डाइट क्या है, कि चावल खा सकते हैं नहीं खा सकते, बिरयानी अच्छी है नहीं अच्छी है। तो डाइटिशियन का एक टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, और ये बहुत देर का सवाल होते हैं। इवन आजकल का इंटरनेट का दौर है तो हम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी यूज़ हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डाइटिशियन। तो जवाब ये है कि देयर इज़ नो वन परफेक्ट डाइट, कोई एक परफेक्ट डाइट नहीं है।
डाइटिशनिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत अहम है क्लिनिक के अंदर, कि हम अगर जो भी समझाएं तो डाइटिशनिस्ट को इंडोर्स करें और चार्ट प्लान बताएं। एक लफ्ज़ से ये आंसर नहीं हो सकता। डाइट प्लान और डाइट जो चार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं मरीज़ों के बहुत सारे पेचीदा सवालों को हल करने में। एक्सरसाइज में भी मेरा मशवरा यही है कि हम कहें कि आधा घंटा वॉक करो, 1 घंटा वॉक करो, कौन सी वॉक बेहतर है, सुबह का टाइम बेहतर है, शाम का टाइम। इसमें भी जो भी काम किया जाए वो अंडर गाइडेंस किया जाए तो वो बेहतर तरीके में किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट लिफ्ट करें, मरीज़ को बता दिया सर सुबह आप रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, पर जब 1 हफ्ते करता हूँ मैं थक जाता हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। तो अगर अंडर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि कोई ना कोई चीज़ की जाए, वो मुस्तकिल मिजाजी से की जाए, परसिस्टेंटली की जाए। और जिस तरह सब स्पीकर्स ने बताया कि अगर डाइट, ये बेसिक्स हैं, सेडेंट्री लाइफ और पुअर न्यूट्रिशनिस्ट लाइफस्टाइल है, ये वजह है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स। कुछ लोगों का जेनेटिक कंडीशन होती है कि उनकी मोटापा ख़ानदान में चला आ रहा था, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन को, बैलेंस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो हम काफ़ी हद तक इस वबा पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सजाद। तो इसका मतलब ये है कि यानी वर्जिश और डाइट का तो रोल है, लेकिन इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी, अंडर गाइडेंस की जरूरत होगी। कहने का टीम मतलब वर्क। ये है डॉक्टर सजाद का। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि मोटापा क्या है, इससे होने वाली बीमारियां, दवाओं की अवेलेबिलिटी और डाइट का रोल और वर्जिश का रोल। अब हम आते हैं, हमारे पास 2 और ऑप्शंस हैं, जिसमें एक इंडोस्कोपी का ऑप्शन है कि कुछ इंडोस्कोपी के प्रोसीजर ऐसे किए जा सकते हैं जिससे कि पेशेंट को भूख ना लगे या उसका मोटापा कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर शैनल कादर से डिस्कस करना चाहूंगा। डॉक्टर शैनल, आप हैं हमारे साथ? जी जी। तो सर, आप हमें ये बता दें कि क्या कोई इंडोस्कोपिकल जो प्रोसीजर्स हैं जो कि मोटापे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, कोई ऐसा जो अवेलेबल जो प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली बताइए सर। जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, इसको ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ तो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते। जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है एंडोस्कोपिक ओबेसिटी के लिए, वो गैस्ट्रिक बलून, प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रिक बलून, वो एंडोस्कोपी से हम बलून प्लेस करते हैं मैदे में, जो कि डॉक्टर परवेज़ अशरफ ज़्यादा बता सकेंगे क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है गैस्ट्रिक बलून का। इसके अलावा दूसरे जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। उसमें भी यही होता है कि एंडोस्कोपी से हम जो मैदा है उसको छोटा कर देते हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के उसको सूचर करके और छोटा कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी छोटी कर देते हैं। इसी तरह एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस ओरल गैस्ट्रोप्लास्टी। उसमें भी यही चीज़ होती है कि एंडोस्कोपिक के थ्रू हम जो है वो मैदे को छोटा कर देते हैं। और तीसरा प्रोसीजर भी इसी तरह का है जिसको पोज कहते हैं, और उसमें भी यही सारी चीज़ होती है कि स्पेशल एंडोस्कोपी इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू आप जो है वो मैदे की जो साइज़ है उसको छोटा कर देते हैं ताकि कैपेसिटी उसकी कम हो जाए। अब ये तो हो गया मैदे को छोटा करने वाले प्रोसीजर्स। इसके अलावा एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स जिसमें हम छोटी आंत को देखते हैं, उसमें से कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एक प्रोसीजर कहलाता है ड्यूडिनल बाईपास स्लीव। उसमें यही होता है कि एंडोस्कोपी से एक स्लीव की तरह आप एक चीज़ जो है वो प्लेस करते हैं, जिसका एक एंड जो है वो आपका मैदे में होता है और दूसरा आपका जजेनम में होता है। तो जो ड्यूडिनम जहाँ से ज़्यादातर खाना एब्जॉर्ब होता है वो उसको बेसिकली बाईपास कर देता है और वो जजेनम में चला जाता है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनल म्यूकोसल रीसरफेसिंग। अगेन ये भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसमें जो है वो जो छोटी आंत का जो म्यूकोसा होता है उसको एंडोस्कोपी के थ्रू हम थोड़ा सा बर्न करते हैं ताकि उसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉट हो जाए, और वो भी जो है वो इसमें हेल्प करती है आपके ओबेसिटी रिडक्शन में। कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो कि इतने ज़्यादा कॉमन यूज़ होते नहीं हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है वो इंट्रागैस्ट्रिक बोटॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई उसके इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं नहीं। और एक और
कुछ स्टडीज़ में प्रोसीजर्स यूज़ हुए हैं जिसको वेगल ब्लॉकेज कहते हैं। अगेन उसके भी इतने ज़्यादा कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमारे यहाँ ऑब्वियसली ज़्यादातर ये प्रोसीजर्स यूज़ नहीं होते सिवाय गैस्ट्रिक बलून के। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन फिर हमारे यहाँ सर्जिकल ऑप्शन चला जाता है, जो कि डॉक्टर अरशद बेग आई एम श्योर उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शैनल। डॉक्टर शैनल हमें इंडोस्कोपिकल प्रोसीजर्स बता रहे थे, जो कि बहुत सारे प्रोसीजर पाकिस्तान में होते नहीं है, और पाकिस्तान में जो अवेलेबल फैसिलिटी है स्पेशली हमारे यहाँ लियाकत नेशनल के डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बैलून प्लेसमेंट की सहूलत है। तो हम अब सर प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अशरफ के पास उनसे पूछते हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर परवेज अशरफ सर, जी हाँ सर। जी सर, सर आप हमें, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। मुझे हमें बेसिकली हमारे व्यूअर्स के जहन में ये होता है कि क्या इंडोस्कोपिकली जो प्रोसीजर, जैसे कि डॉक्टर शैनल ने बताया कि बैलून प्लेसमेंट, और हमें पता है कि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैलून प्लेसमेंट के बारे में, तो व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रोसीजर किस हद तक इफेक्टिव है मोटापे में कंट्रोल करने में, मोटापे को कंट्रोल करने में, और इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और ये कितने अरसे तक पेट में रखा जा सकता है या मैदे में रखा जा सकता है बैलून। काइंडली सर ये गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम राजेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो ये आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और पूरे सब्जेक्ट को एक पूजे में बंद कर दिया, और बाकी भी जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी फॉर द जनरल पब्लिक। इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो होते हैं ये हमेशा आखिरी ऑप्शन होते हैं जब बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं एग्जॉस्ट हो जाएं। तो गैस्ट्रिक बलून शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन जो हम पेशेंट को बता दें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि कुछ और स्पीकर्स ने भी कहा कि बाहर ओबेसिटी को डील करने के लिए स्पेशल ओबेसिटी क्लिनिक्स होती हैं जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट की एक मोटिवेशन होनी चाहिए, वो खुद अपने मोटापे को बहुत सीरियसली ले रहा हो और उससे वो जान छुड़ाना चाह रहा हो। तो बहरहाल जब डाइट, एक्सरसाइज और बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं और वो काम ना कर रहे हो, तो फिर एक ऑप्शन एंडोस्कोपिक ये है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो ये गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर है। अब गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर जो है ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। ये एंडोस्कोपी के जरिए एक मैदे में एक गुब्बारा सा डाल दिया जाता है, जिसको मैदे में जब वो पहुंचा देते हैं तो उसके बाद उसमें नॉर्मल सलाइन जो है वो फिल कर दिया जाता है, और नॉर्मली 400 to 600 ml डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट वो भरा जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि मैदे को तकरीबन आधा या उससे ज़्यादा आप भर देते हैं एक गुब्बारे से, तो मैदा एक तरह से आपने छोटा कर दिया, तो पेशेंट की जो एपेटाइट होती है जब वो खाना खाना शुरू करता है तो जितनी पहले वो खुराक ले रहा था उससे वो आधा या उससे भी कम थोड़ा जब वो खाएगा तो उससे महसूस होगा कि उसका पेट भर गया है, तो नेचुरली उसकी डाइट जो है वो कम हो जाएगी और इससे फिर ग्रेजुअली एक वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि बलून डालने के बाद पेशेंट जो है वो आज़ाद नहीं हो जाता, उसको फिर एक डाइटिशियन के साथ भी कंसल्टेशन करनी चाहिए और फिर ये बताना चाहिए कि अगर वो कम खा रहा है तो उसे क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो एक तो ये कि ऐसा खाना खाए जो कि उसके वज़न कम करने में मदद करे, और फिर एट द सेम टाइम वो ऐसी खुराक रखे कि उसको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो डेवलप ना हो। ये गुब्बारा आमतौर पर 6 months तक रिकमेंड किया जाता है, और जो स्टडीज़ हैं वो इसमें कहती हैं कि 10 to 15% इसमें वेट लॉस हो जाता है। और मैंने भी तकरीबन 6 मरीजों में यहाँ पे डाला था, जिसमें से 4 मेरे फॉलोअप में रहे। उनमें तो तकरीबन 10 किलो वेट तकरीबन 4 महीने के अंदर उनका कम हो गया था। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि एक दफ़ा जब आप बलून दोबारा निकालते हैं 6 महीने के बाद, ये भी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ही होता है जिसके ज़रिए ये निकलता है, तो जिसकी वजह से ये प्रोसीजर जो है इसकी कॉस्ट थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है। जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है जिसमें कि आप बलून डालते हैं, वो बलून के साथ इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,60,000 हो जाती है, जो कि हर पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके। तो इसमें पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इसमें हम नॉर्मल सलाइन से फिल करते हैं बलून को, तो डिफरेंट लोगों की टॉलरेंस लेवल जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग इस बलून को उसमें अगर आप 400 ml
भर दें तो वो बहुत अच्छी तरह उसको टॉलरेट करते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो अगले ही दिन आपके पास आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उनको एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सेंसेशन उनको मैदे में फील हो रही है, उन्हें महसूस हो रहा है कि मैदा बिल्कुल भरा हुआ है या कोई चीज़ फट रही है उनके मैदे के अंदर। तो वो उसमें फिर ये कि दोबारा एंडोस्कोप करके थोड़ा सा गुब्बारे में से पानी जो है वो निकालना पड़ता है और इतना करना पड़ता है कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर ले। तो जाहिर है कि जितना कम आप उसमें पानी भरेंगे मैदे की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो जिस लेवल तक पेशेंट टॉलरेट कर ले उतना उसमें भरना चाहिए। और ये इसके भी कुछ चार्ट्स हैं जो पेशेंट के वेट और उसके ओबेसिटी के हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पेशेंट जो टॉलरेट कर लेगा। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स टॉलरेट ही नहीं करते, उसमें फिर वो उसमें सलाइन जो डाला हुआ है वो थोड़ा सा कम करना पड़ता है, या उसके बाद भी कुछ पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर ये निकालना भी पड़ जाता है। एक पेशेंट में मुझे याद है कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद निकालना पड़ा, उसने बहुत कहा कि आई सिंपली कैन नॉट टॉलरेट दिस थिंग। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ज़्यादा अर्सा अगर बलून रहे तो ये एक फॉरेन बॉडी जो आपके स्टमक के अंदर है और उसकी रगड़ खाने से स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती है और इसमें अंदर जिस्म हो सकते हैं। बहरहाल करके ही जा सकता है और उसमें फिर या तो दवाइयाँ दी जा सकती हैं उसके सिम्टम्स कम करने को, या अगेन अगर पानी थोड़ा सा कम सेलाइन सक कर लिया जाए बलून से तो बलून फिर स्टमक में थोड़ा सा फ्रीली मूव करेगा तो उसकी इरिटेशन अगेंस्ट द म्यूकोसा सरफेस जो है वो कम हो जाती है। और तीसरी एक कॉम्प्लिकेशन इसमें है जो कि बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि बलून ऑटोमेटिकली अगर पंक्चर हो जाता है तो फिर ये मैदे से निकल करके आगे छोटी आंत में चला जाता है, वहाँ ये काफ़ी तकलीफ पैदा कर सकता है, इवन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है जिसको फिर ऑपरेट करके गुब्बारे को निकालना पड़े। बट दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन। और फाइनली एक और कॉम्प्लिकेशन इसमें कुछ पेशेंट्स में पैनक्रेटाइटिस भी डेवलप हो जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये एक बहुत सेफ प्रोसीजर, काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इसमें पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले इस प्रोसीजर के बारे में ताकि पेशेंट में एक्सेप्टेंस डेवलप जाए। उसको बता दिया जाए एक फॉरेन बॉडी होगी आपके पेट में, उसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फील हो तो थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना। तो बाय एंड लार्ज मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स दे डू एक्सेप्ट। जिनमें डाला गया मैंने बलून डाला वो इसको एक्सेप्ट, एक ही पेशेंट में निकालने की नौबत आई वरना बाकी सारे पेशेंट्स ने इसको अच्छी तरह टॉलरेट किया और उन्हें वेट लॉस हुआ। Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर परवेज अशरफ हमें बता रहे थे कि वो लोग ऐसे लोग जो कि बेसिकली उन्हें हर चीज़ आजमा के देख ली, दवाइयाँ खा के देख ली, वर्जिश करके देख लिया, डाइट करके देख लिया, हर चीज़ के बावजूद भी अगर उनका मोटापा कम नहीं हो रहा तो वो ये एंडोस्कोपिकल ये प्रोसीजर करा सकते हैं। उसके हवाले से उन्होंने हमें पूरी डिटेल बता दी, डॉक्टर शैनल कादर ने भी हमें इसी हवाले से बताया। तो अब हम आते हैं हमारे जो आज के जो सर्जन है, बैरिट्रिक सर्जन, बेसिकली डॉक्टर अरशद बेग से हम बात करते हैं। डॉक्टर अरशद बेग सर्जन जनरल सर्जन है और इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने ताइवान से स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की हुई है मोटे लोगों की सर्जरी करके मोटापे के जरिए से मोटापे को कम कर सकते हैं सर्जरी के जरिए से। तो डॉक्टर अरशद, यकीनन मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, थैंक अच्छा, यू। बेसिकली हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या सर्जरी के जरिए या ऑपरेशन के जरिए से जिस्म की चर्बी को कम किया जा सकता है या मोटापे को कम किया जा सकता है? वो लोग जो कि स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं, अपने पेट की सर्जरी या ऐसी किसी सर्जरी की जाए जिससे उनका मोटापा कम हो जाए, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। थैंक यू जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझको कुछ कहने का मौका दिया है। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। मेरे ख्याल से आप हमारे आज के प्रोग्राम से हमारे सारे सुनने वालों, देखने वालों को ये चीज़ सामने आ जाएगी कि इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई हम करें कि जो लोगों का वेट एक ख़ास तनासब से ऊपर है वो लोग अपने बारे में इस चीज़ को सामने अपने रखें। प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर हमारे एसआर डॉक्टर अदील ने ये बताया था कि एक हाइट और वेट का एक ख़ास तनासब होता है जिसके हिसाब से आपका एक आइडियल बॉडी वेट फाइंड किया जाता है। अब उस आइडियल बॉडी वेट या उस
BMI से जो लोग आगे चले जाते हैं, तजावुज करते हैं, वही जो है वो मोटापे का शिकार होते हैं। नॉर्मल BMI जो है वो अराउंड 24-25 तक होता है। अगर 24 से लेके जो है वो 30 तक का BMI चला जाए तो उसके अंदर अद्वियात, बैलून और ये सब चीजें जिनके ऊपर बात हो चुकी है। अगर BMI 30+ चला जाए उन पेशेंट्स में जिनके अंदर जो है वो शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की और अलामात भी मौजूद हैं, या फिर 35 से ऊपर चला जाए उन लोगों में जिनमें ये कोई चीज भी मौजूद नहीं है लेकिन उनका वजन ऐसा है कि उनका BMI 35 है, तो ये वाले पेशेंट्स हमारे जो है वो सर्जरी के स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हर पेशेंट की ऑपरेशन के बाद उसे फायदा होगा? क्या ऑपरेशन जो है वो एक आखिरी इलाज है, एक आखिरी हल है, उसके बाद आपको अद्वियात की या एक्सरसाइज की या जो है वो डाइट की जरूरत नहीं रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन के बावजूद भी आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ऑपरेशन के सारे इफेक्ट्स रिवर्स हो सकते हैं अगर आपने अपनी एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर तवज्जो ना दी। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा लगता है किसी भी इंसान का वजन कम होने में, जो कि तकरीबन 70% एक्सेस बॉडी वेट एक टर्म हम यूज करते हैं, उसका तकरीबन 70% तक वेट आदमी ऑपरेशन के जरिए लूज आसानी के साथ भी कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो एक्सरसाइज और डाइट अपनी साथ में रखे। इसी प्रोग्राम के लिए MDT की बार बार बात हो रही है कि जी एक मल्टी डायमेंशनल टीम हमें चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और आप लोगों के साथ मिलकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक पूरी टीम बनती है जो कि पेशेंट को पहले देखती है, रिव्यू करती है, उसके जो भी वो इनटेक आउटपुट उसका सारा करती है मॉनिटर, और उसके बाद उसको एक प्लान देती है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर हम लोग कुछ अरसे से ये चीज हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिल के स्टार्ट की है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। ग्लोबिसिटी का पेंडेमिक हमारे दरमियान में मौजूद है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो हमारी गाइडलाइंस हैं उससे हमारी गाइडलाइन थोड़ी सी डिफर कर रही है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बॉडी फैट परसेंटेज बाकी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। BMI के साथ साथ एक और टर्म आजकल यूज हो रही है जिसे कहा जाता है बॉडी फैट परसेंटेज। एक आम इंसान के अंदर अगर 24 से कम बॉडी फैट परसेंट हो तो वो नॉर्मल कहलाता है, लेकिन 26 से ज्यादा हो जाए तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेक्ट्रम हमारा चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द बॉडी फैट परसेंटेज एज वेल। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन के अंदर जो बुनियादी हमारे पास हैं कैटेगरी, उसमें रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी होती है जिसके अंदर मैदे का साइज बुनियादी तौर पे कम किया जाता है। उसके साथ साथ बाद ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि जिनके अंदर मैदे के साइज कम होने के साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन को भी असरअंदाज होता है। ये आप देख सकते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, इसके अंदर हम मैदे का हाफ साइज तकरीबन कर देते हैं, हाफ से भी और कम कर देते हैं, उसकी जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है। ये है बाईपास प्रोसीजर है, इसमें हम मैदे का साइज भी कम कर देते हैं और आंत को आंत के साथ जोड़ भी देते हैं, जिस तरह से इससे पहले एंडोस्कोपिक ऑप्शन में भी डिस्कस हो चुका है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है कि वेट रीगेन। जो पेशेंट्स एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट नहीं करते, और उनमें तकरीबन 15 to 35% का वेट रीगेन रिपोर्ट हुआ है डिस्पाइट ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। तो इसके अंदर हम लोगों का अपना यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मैं हूँ, डॉक्टर फैसल हैं, हम लोग जो हैं वो बेरियाट्रिक क्लिनिक्स भी हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इश्तराक भी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन हमने ली है, ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप्स हैं हमारे, जिसके अंदर जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स उनको हम लोग डालते हैं और उनका आपस में फीडबैक कराते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियन, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। एक्सरसाइज जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ये हमारा ऑपरेटिंग रूम है, हमारे पास जो इसके इक्विपमेंट वगैरह सारा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, 140 से लेकर 76 पे हुई है खातून अराउंड 2 years में। फिर ये साहब थे 210 से 116 kg पे आए हैं, ये 110 से 70 kg पे। तो ये तकरीबन साल, तो ये हमें जो है वो तकरीबन साल का अरसा लगता है, साल से 1.5 साल का अरसा इसके अंदर होता है।
लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन आफ्टर एट द एंड ऑफ इट मैं यही कहूंगा कि डाइट और एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद बेग। बेसिकली डॉक्टर अरशद बेग हमें सर्जरी के बारे में बताया इन्होंने कि मोटे लोगों की कैसे सर्जरी होती है, उनके रिजल्ट्स उन्होंने शेयर किए, और लियाकत नेशनल में ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। और ऐसे लोग जो कि डेफिनेटली बहुत ही ओवरवेट हैं, जैसे जिन्होंने बड़ी सक्सेसफुली एक 210 kg के बंदे का जो है ना वजन इतना कम किया, डेफिनेटली उन्होंने सारी डिटेल बताई। अगर किसी को भी कंसर्न लेना हो तो डेफिनेटली डॉक्टर अरशद बेग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के जनरल सर्जरी की इनकी ओपीडी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद बेग। अब हम आते हैं हमारे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर बसीर सुल्तान के बाद। डॉक्टर बसीर, यकीनन मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर बसीर, बेसिकली हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि डॉक्टर अरशद बेग ने हमें बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बताया, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई ऐसी इमरजेंसी भी होती है कि जिसमें ज़रूरी होती है, लाजम हो जाता है कि सर्जरी ही कराई जाए, या कुछ इससे रिलेटेड आपको इमरजेंट कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत महसूस होती है मोटापे के लिए? डॉक्टर अरशद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि BMI एंड BMI क्या चीज़ है, और BMI किस BMI में सर्जरी अर्जेंट नीड है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हेनेवर आपकी जब ओबेसिटी की मैनेजमेंट चल रही होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो आपने किए हैं, इफ दे हैव फेल्ड एट एनी पॉइंट, तो द लास्ट ऑप्शन यू हैव इज सर्जरी, विच इज बियाट्रिक सर्जरी। तो व्हेनेवर आपकी जो मेडिकल जो आपकी कन्वेंशनल थेरेपीज हैं विच आर नॉन इन्वेसिव, व्हेनेवर दे आर फेलिंग, तो यू हैव टू गो फॉर दिस बियाट्रिक सर्जरी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो गाइडलाइंस हमारी रिकमेंड करती हैं वो कहती हैं कि 30 BMI 35 एंड अबव, BMI 35 एंड अबव विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, यानी कि अगर मरीज जिसका BMI 35 या उससे तजावज कर गया है और उसको ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज या डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही है, तो ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बियाट्रिक सर्जरी, बिकॉज क्योंकि दिस इज द हाइट ऑफ वेट। ठीक है। तो इस पे हर हाल में इसको बियाट्रिक सर्जरी करानी है, बिसाइड अगर प्रीवियसली इसकी थेरेपी। सेकेंडली ये चीज है कि मोटापा और मोटापे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल पेशेंट हैज सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस और पेशेंट विद हाई BMI जो के नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज उसकी अफेक्ट होने लग जाए, चलना फिरना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया विच आर प्रिवेलिंग इनफ, तो द पेशेंट हैज इमीडिएटली आप उसको रेफर करें फॉर ओबेसिटी मैनेजमेंट फॉर सर्जरी। तो BMI has the most important role. What is the BMI? BMI with 35 with comorbid conditions, absolute indication for bariatric surgery. तो ये डॉक्टर अरशद पूरा एक्सप्लेन कर सके हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास मेडिकल थेरेपी और जो डाइट लाइफस्टाइल, दे यूजुअली हमारी जो पब्लिक है, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे जस्ट वांट के फौरन हो जाए। तो whoever has a weight or a BMI which is greater than 35 with comorbid conditions, or he is unable to do weight loss by conventional methods, he has to go for the surgery. और अगर 40 severe obesity है patient की, तो he has to go for surgery. This is advised by the American Society of Gastroenterology. तो इसके मुताबिक, और बियाट्रिक सर्जरी का रिस्पॉन्स बाकी सारे जो कन्वेंशनल मेथड्स फेल और सबसे बेस्ट है। तो डिफरेंट स्टडीज के मुताबिक आपकी हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट डिजीज, आपकी डायबिटीज, दे कम बैक टू नॉर्मल, बहुत कंट्रोल हो जाती हैं। so anybody who has a BMI reaching 35 and above should think about getting sleeve gastrectomy or bariatric surgery. Thank you, Dr. Rajesh. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बसीर। तो बेसिकली हमारे सारे कंसल्टेंट, सबको आपने सुना, व्यूअर्स, ऑनलाइन व्यूअर्स, शुक्रिया, आप लोग सारे यहीं पर हैं। और हमारे कंसल्टेंट्स के उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट बताया, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया, हमने सर्जन से बड़ी चीज डिस्कस की। अब कुछ हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि शाहिद करीम के लिए है। डॉक्टर शाहिद करीम, बेसिकली हमारे जो फेसबुक पे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या मोटापा जो है ना गर्ड या सीने की जलन का बायस भी बन सकता है? काइंडली हमें बता दें, सवाल आया है सर ऑडियंस की तरफ से।
राजेश, बिल्कुल इसमें सही बात है कि जब मोटापा आपका बढ़ता है, ये वजन ज्यादा बढ़ता है, खासतौर पर जो आपके पेट की चर्बी जो है वो बढ़ती है, तो उसमें आपके गर्ड या रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता ये कि हमारी बॉडी एक कम्पैक्ट कंपार्टमेंट है हमारे एब्डोमेन का। जब आपका एक्सेसिव फैट बॉडी के अंदर होगा तो जाहिर है आपका स्टमक भी कंप्रेस होगा, और आपका जब स्टमक कंप्रेस होगा तो जब डाइट अंदर जाएगी, जो कंप्रेशन की वजह से रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पेशेंट, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में, कि जो ओबेसिटी बढ़ती है आपका, स्पेशली बेस सर्कमफेरेंस से पेट की चर्बी बढ़ती है या कमर की चर्बी बढ़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है गर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हल वही है कि आप जो, हम जब सारे हमारे कोलीग्स बात कर रहे हैं कि वेट रिडक्शन, पेट की चर्बी कम हो जाए, वजन कम हो जाए और लाइफस्टाइल आपकी बेहतर हो। थैंक यू। तो डॉक्टर शाहिद करीम ने बताया कि मोटापा जो है ना गर्ड का बायस बन सकता है, सीने में जलन का बायस बन सकता है, तो उस मोटापा कम कीजिए। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर सज्जाद जमील के लिए। डॉक्टर सज्जाद, आपसे एक हमारे व्यूअर्स पूछना चाह रहे हैं, क्या मोटापे से पेट भी खराब हो सकता है, यानी बड़ी आंत जैसे कि मोशन हो जाना या कब्ज हो जाना, कुछ इसका कोई ताल्लुक है, पूछना चाह रहे हैं? कोई डायरेक्ट एसोसिएशन तो नहीं है कि मोटापे से, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि कुछ गैस्ट्रिक कैंसर हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर हैं, इनके तो लिंक है ओबेसिटी के साथ। लेकिन बहुत मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि डायरेक्ट जो है इरिटेबल IBS या कोई पेट का ख़राब होना या पेट का अपसेट, एसिडिटी या रिफ्लक्स, जिस तरह डॉक्टर शाहिद ने बताया, उसकी एसोसिएशंस हैं एक्सेसिव वेट के साथ। लेकिन पेट का ख़राब होना या ऑल्टर्ड बाउल का बहुत गहरा कोई ताल्लुक नहीं है मोटापे। ठीक है। बेसिकली व्यूअर ये पूछना चाह रहे हैं कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे क्लिनिक में ज़्यादातर जो कॉन्स्टिपेशन के लोग होते हैं वो ओवरवेट भी होते हैं, तो उनका ये होता है कि शायद उनको लगता है कि शायद मोटापे की वजह से ही उनको कब्ज रह रहा है। मुझे जो लगा ये लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़्यादा है। लाइफस्टाइल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम ये है कि हमने अपने जितने भी कंसल्टेंट हमारे साथ थे उसमें हमने सबके साथ डिस्कस किया मोटापे के बारे में, मोटापा क्या है, उससे होने वाली बीमारियां, पेचीदगियां, फिर उसमें दवाओं का रोल, फिर हमने वर्जिश और एक्सरसाइज के बारे में और डाइट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी डिस्कस की और बैरिट्रिक सर्जरी। लकीली ये सारी जो एक्सपर्टीज हैं ये सारी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिकल के वो एडवांस प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, और लकीली हमारे पास जो है बैरिट्रिक सर्जन जो कि बहुत कम है ओवरऑल पूरे कराची में, मतलब होंगे गिने चुने, लेकिन हमारे पास ये सारी एक्सपर्टीज हैं। तो बिफोर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सिर्फ एक ऑडियंस के लिए जो है ना एक टेक होम मैसेज लेना चाहूँगा अपने एक्सपर्टीज से। सर शुरू करते हैं। सर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अली सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एट द एंड, बस कुछ चंद अल्फाजों में, कि मोटापे से कैसे बचा जाए? सर डॉक्टर मंसूर अली, आवाज़ आ रही सर? टेक होम मैसेज सर। सर आवाज़ नहीं आ रही, स्पीकर आप म्यूट तो नहीं किया? ओके जी सर, थैंक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझाया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बाकी यही है कि मोटापा खुद एक बीमारी है और ये मज़ीद और बीमारियों को इनवाइट करते हैं, इसलिए इससे बचने की पूरी कोशिश की। थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद हम डॉक्टर लुबना कमानी से एक टेक होम मैसेज लेंगे ऑडियंस के लिए। डॉक्टर लुबना कमानी, काइंडली ब्रीफली बता दें। चले, जब तक हम डॉक्टर शाहिद करीम से एक टेक होम मैसेज ले लेते हैं, जब तक मैडम रेडी हो जाए। डॉक्टर शाहिद करीम बताएं सर कोई टेक होम मैसेज ऑडियंस के लिए। राजेश, मेरे ख्याल से हम प्रोग्राम के एंड पे चलते हैं क्योंकि काफी हो गया। लास्ट रिमार्क्स जो परवेज साहब से वो ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अशरफ से जो है ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। सर प्लीज काइंडली सर। अच्छा, ओके। पहले तो आई थिंक वी शुड थैंक गेस्ट फार्मा कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें। और राजेश, तुमने तो कूजे में बंद कर दिया पूरे, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने हर एस्पेक्ट की ओबेसिटी को उन्होंने हाईलाइट किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ में ये कि पेशेंट में कितनी मोटिवेशन है। जब तक कोई मरीज़ को एहसास ना हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए उससे कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं किया जा सकता है। और अगर हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान में ओबेसिटी इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, तो इसको डील करने के लिए वी मस्ट हैव मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। और बाहर के मुल्कों में जैसे इंग्लैंड में स्पेशलिटी ओबेसिटी क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ ऐसे पेशेंट्स को फिजिशियंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट ये सब रेफर करते हैं, और वहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करती है। तो हमें आई होपफुली हमने आज मरीजों में और पार्टिसिपेंट्स में ओबेसिटी और उसके साथ जो एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट किया, जिससे कि वो अपने पेशेंट्स में
ज़्यादा बेहतर तौर पर प्रैक्टिस कर सकेंगे, उनको जिनको ज़रूरत है उनको प्रॉपर जगह पे रेफरल दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं सब आखिर में जो है ना तमाम पार्टिसिपेंट का जो है ना जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आम आवाम है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अपने एक्सपर्ट जो कंसल्टेंट हमारे साथ तमाम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं हमारे पास, और इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इन सबका शुक्रिया। और गेट्स फार्मा का स्पेशली थैंक्स कहूँगा, जिसमें बिलाल आपने बहुत अच्छा वो किया, और डॉक्टर और हमारे साथ बिलाल आप हैं हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहेंगे एट द एंड? Sir, thank you so much for your kind audience and conducting a very wonderful session that has developed and created awareness on obesity with respect to digestive disorders. So, Gas Pharma is always there to support such kind of scientific session. Inshallah, in future we will also arranging some kind of sessions as well. So again, thanks to you and your participants and Dr. Pervez, Dr. Mansoor, Dr. Lupna, and every participant who has delivered wonderful talk on their subjects. So again, thanks on the behalf of Gas Pharma for arranging such a nice session. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल। और रब चाहा तो हम नेक्स्ट हम ज़रूर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ना जो मनाएंगे, जो कि जुलाई में मेरा ख्याल है कि होता है। तो यकीनन यही है। कोई और चीज़, कोई कंसल्टेंट कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, bhai. Thank you. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much, all of you.